This is our fourth lecture from the economics. Our first question is the consider the following statement with reference to the Central Board of Indirect Tax and the Custom. So first statement is it is the nodal national agency responsible for the administrating custom, GST, Central Excise Service Tax and the narcotics in the India. First statement is the correct one, and second statement is the currently CBIC comes under the Department of the Economic Affairs, Ministry of the Finance. This is the wrong statement. So recently जो है CBIC comes under the revenue Department of the Revenue, ठीक है, under the Ministry of the Finance. So second statement is the wrong statement. Only option 1 is the correct. So option A is the correct one. And next question is related to the consider the following statement about the tax and GDP ratio, which one is the correct. पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट है इंडियाज टैक्स GDP रेशियो इज वेरी लो कंपेयर टू द अदर डेवलपिंग कंट्री फॉर इमर्जिंग मार्केट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग. अगर हम टैक्स की बात करें तो इंडिया में दो तरीके के टैक्स होते हैं. एक तो होता है डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होती है वो 2/3 पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स से आता है पूरे टैक्स का, और 1/3 जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है. तो अगर इंडिया में हम देखें कंपेयर टू द अदर नेशन, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स और GDP का रेशियो देखें तो इट इज़ द वेरी हाई कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, इट इज़ द वेरी हाई कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स एंड GDP इन कंपेयर टू द अदर नेशन. अदर नेशन में इनडायरेक्ट टैक्स से 1/3 आता है और डायरेक्ट टैक्स से 2/3 आता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकेंड बोला लोअर टैक्स GDP रेशियो कैन बी एड्रेस्ड बाय द मोबिलाइजिंग ग्रेटर टैक्स रेवेन्यू. सेकेंड वन इज द करेक्ट, क्योंकि अगर हम टैक्स देखें और GDP का रेशियो देखें तो अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाएं तो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन कैसे बढ़ेगा, टैक्स से बढ़ेगा. तो अगर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाएं तो टैक्स एंड GDP का रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. आवर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन V. And our next question is the consider the following statement in इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है. दो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एस्टिमेटेड दैट परसेंटेज ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज मोर देन 50% इन द 2001. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड सेकेंड बोल रहा है द हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेनी क्रॉप्स इन इंडिया कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द लेबर इन डिफरेंस फार्म ऑपरेशन. सेकेंड वन इज द ऑल्सो करेक्ट. आवर ऑप्शन वुड बी C. नेक्स्ट है इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी. देखो इसमें क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट, अगर कोई सपोज इन्वेस्ट करना चाहता है और वो बैंक में जाता है तो उसको जो है कि काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे उसको अगर लोन मिल जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली लेगा. और जब लेगा इन्वेस्ट करेगा तो जितना ही लो रेट होगा, ठीक है, जितने भी कम ब्याज देने होंगे, इंटरेस्ट रेट जितना भी कम होगा वो उतना ही ज़्यादा लोन लेगा और उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा. तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टार्टअप्स looking for the initial investment to start its business approaching which of the following investor makes more sense. ठीक है, देखो कोई स्टार्टअप है, कोई स्टार्ट करना चाहता है छोटा सा बिजनेस अगर, तो इसमें किस तरीके की लेंडिंग उसके लिए बेस्ट होगी. तो एंजल लेंडिंग वुड बी बेस्ट फॉर हिम, बिकॉज देखो एंजल लेंडिंग में क्या होता है कि प्रॉफिट क्या होगा उस पर लोग उतना फोकस नहीं करते, स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करेंगे उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट आता है हमारा इन द बिजनेस लव मनी रेफर्स टू. ठीक है, इस लव मनी किसको कहते हैं, तो इसमें जो सेकंड है सीड मनी. लव मनी देखो हम किसी अपने फ्रेंड से, ठीक है, या फैमिली मेम्बर से अगर हम लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं या स्टार्टअप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको लव मनी कहते हैं. तो आवर करेक्ट स्टेटमेंट विल बी सीड मनी और कैपिटल गिवन बाय द फैमिली और फ्रेंड्स टू एन एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट ए बिजनेस. आवर करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी B. And our next question is the consider the following statement about the India's GDP growth and unemployment rate. First statement is the India's quarterly GDP growth slumped to 5 years low of the 5.83% in the last quarter of the financial year 2019. देखो एक साल में 4 बार GDP का काउंटिंग होता है, ठीक है, तो एक को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं. तो 2019 का जो लास्ट क्वार्टर था, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि लगभग 5 ईयर्स में सबसे कम GDP रेशियो देखने को मिला, GDP देखने को मिला. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन. सेकंड बोला द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री रोज टू ए 60-year हाई इन द 2017 एंड 18. देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस साल
2017 से 2018 में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, लेकिन ये ईयर 60 ईयर में नहीं, 45 ईयर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला है 2017 और 18 में। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली वन इज द करेक्ट, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेशनल डिफेंस फंड। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल डिफेंस फंड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ट्रेजरर ऑफ द फंड, एंड सेकंड दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज द नॉट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट द फाइनेंस मिनिस्टर इज द ट्रेजरर ऑफ द फंड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज द इट was set up to take up the voluntary donation in cash and kind received for the promotion of the national defense effort and to decided on their utilization. This is the correct. नेशनल डिफेंस फंड में वॉलेंट्री बेसिस पे लोग जितना चाहते हैं वो डोनेट करते हैं और उस पैसे को जो है फिर हमारे जो नेशनल जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड बोल रहा है द फंड इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पब्लिक एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। दिस इज द ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे टोटली जो वॉलेंट्री बेसिस पे नेशनल डिफेंस फंड में दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बजटरी सपोर्ट नहीं होता। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंसेस। तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है जीएसपी के बारे में। फर्स्ट है जीएसपी इज डिजाइन टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अलाउिंग ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द 120 डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी कंट्री टेरिटरी। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सपोज कोई दो कंट्री है, सपोज यहाँ इंडिया है एंड यूएसए है, और इंडिया चाहता है कि यूएसए से ट्रेड करेगा, तो जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे वो लेके प्रमोट करेगा, तो इस पे यूएसए इसको कुछ जो है टैरिफ फ्री प्रोवाइड करेगा या टैरिफ में छूट प्रोवाइड करेगा, जिसको जीएसपी बेनिफिट बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये मोर देन 120 कंट्री हैं जो एक दूसरे से जो है कि किस कंट्री के साथ किसको जीएसपी फ्री बेनिफिट देना है, तो जीएसपी बेनिफिट देना है, ये डिसाइड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोला इन 2019 अराउंड $9.3 billion of the Indian merchandise export to US were covered by the GSP. This is the incorrect statement because not the 9.3 but it is all about 6.3 billion USD dollar. And second is the incorrect statement. Third बोल रहा है Recently, US President issued a proclamation ending the trade benefit to the India effective June 5, 2019. This is the correct one क्योंकि US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि जून 5, 2019 से, ठीक है, हम इंडिया को जीएसपी बेनिफिट नहीं देंगे, जो है कि इस मामले को उन्होंने WTO में भी ड्रैग किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन होगा हमारा 1NC, ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टोरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट। 3 स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ द 2 स्पेशल फिजिकल लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ द 2002। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड वन इज द ओरिजिन ऑफ द डायरेक्टरेट गोज बैक टू फर्स्ट मनी May 1956 when the enforcement unit was formed in the Department of the Economic Affairs. This is also true. And third one is the at present ED works under the administrative control of the Ministry of the Finance. This is also true. So all statement is the true. Our correct option would be option D. Our next question is consider the following statement about the National Company Law Tribunal. NCLT was very in use and it comes many times in the Hindu, so it can be the potential question for the prelims 2020. So first statement is the and asking about the correct statement. The first correct option. So first statement is the tribunal was established under the Companies Act 2010. It was constituted on the 1 June 2010 by the Government of India. This is the incorrect statement because the tribunal was established under the Company Act of 2013. Company Act was came in the year 2013, not in the 2010. The first statement is the wrong statement, and
after that the NCLT comes into 2016. So Company Act come in 2013 and NCLT comes in the 2000 came into the 2016. So first statement is the wrong statement, and second one is it is based on the recommendation of the justice of the Iradi committee. So Iradi committee is related to the NCLT. Second statement is the correct one, and our option would be option B. Next is the consider the following statement. First one is the asking about the correct one, and first statement is that the World Population Prospectus 2019 is the published by the Population Division of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. This is the incorrect statement because it is the published by the UN Department of the Economic and Social Affairs. According to this report, in 2017, in 2027, the India will become the most populous country. ठीक है, 2027 तक इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हो जाएगा 2027 तक. तो सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग बिकॉज हियर इट इज मेंशन 2030, नॉट इट इज नॉट द 2030, इट इज द 2027. तो सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड फर्स्ट इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आवर ऑप्शन इज द नाइदर वन एंड नाइदर टू. ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. Next is the consider the following statement. First statement is the it is asking about the correct one. First statement is the to facilitate the high value fund transfer, the RBI has announced the extension of the timing for the consumers transaction through the real time gross settlement by the 1.5 hours 4:30 p.m. to the 7. This is the incorrect because for the extension of the for the facilitate of the high value fund transfer, RBI ने अनाउंस किया कि जो टाइम 4:30 तक था RTGS का फंड ट्रांसफ़र का उसको बढ़ा के 6 PM करने के लिए. ठीक है, तो पहला ये रॉन्ग हो गया. सेकंड बोला द मिनिमम अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन अंडर द सिस्टम इज द 2 लाख. दिस इज द करेक्ट वन. RTGS से मिनिमम जो अमाउंट 2 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड थर्ड बोल रहा था 20 लाख इज द अपर लिमिट. 1 second. The 20 lakh is the upper limit on the value of the fund that can be transferred by the RTGS system. This is the incorrect statement because via the RTGS system you can send any amount. There is no maximum value. So third statement is the wrong statement and first is the also wrong statement. Only two statement is the correct statement. Our option would be option C. Next is the state government will lay emphasis on the agriculture development and farmers welfare as a major strategy for bringing poverty below 5% over the next 5 years. तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 5% पॉवर्टी को वो कम मतलब एलिमिनेट करेंगे. तो ये जो है ऑप्शन होगा हमारा डी. नेक्स्ट है बेंचमार्किंग लैंडिंग पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. बेंचमार्किंग लैंडिंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम report released by the Reserve Bank of India, RBI. We have also covered it on the report and the indices. So our correct statement would be option D. Next है consider the following statement about the non-banking financial company. NBFC was very in news, so it can be the prelims question for the 2020. And our first statement it is asking about the correct one. Our first statement is the NBFC is the company registered under the Companies Act of the 1956. And second, NBFC do not form part of the impayment in the settlement system. So option B is the correct statement. We can see the detail some many points of the NBFC देखो इट वर्क लाइक द सिमिलर लाइक द बैंक. NBFC जो वर्क करता है वो बैंक के सिमिलर वर्क करता है, लेकिन फिर भी NBFC और बैंक्स में क्या डिफरेंस होते हैं कि NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट. NBFC जो है वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता. दूसरे ना ही तो ये जो है कि चेक विड्रॉ कराता है, ना तो चेक ये देता है और ना ही कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस वगैरह देता है. एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अवेलेबल कराता है. तो कुछ डिफरेंसेस है बैंक में और NBFC में. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिब्रा करेंसी. लिब्रा करेंसी जो है ये इशू किया गया है फेसबुक के द्वारा. ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज द न्यू क्रिप्टो करेंसी लॉन्च्ड बाय द गूगल. इट इज नॉट लॉन्च बाय द गूगल, इट इज लॉन्च बाय द फेसबुक. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड सेकेंड वन इज द लिब्रा बिल्ट ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी. सेकेंड स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट और ऑप्शन बी वुड बी ऑप्शन बी.
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बारे में पूछ रहा है, तो सेबी इसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है सेबी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज सेबी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 1988 में सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था और बाद में जो है 1992 में सेबी एक्ट ऑफ 1992 के अंदर में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सेकंड है देयर इज एन अपील प्रोसेस अगेंस्ट द सेबी ऑर्डर टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड द फर्स्ट अपील लाइज डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर सेबी का फर्स्ट अपील जो है वो सैट में होता है एंड सेकंड अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो सेबी अपील ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है अब सिक्योरिटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल, सैट के अंदर में पहला अपील होगा अगर कोई सेबी से सेटिस्फाई नहीं है, एंड देन अगर इससे भी सैट से भी कोई सेटिस्फाई नहीं है देन दे कैन अपील ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द सेकेंड अपील फॉर द दिस सेबी। सो आवर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। ना तो पहला करेक्ट है और ना ही दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। सीपीआई के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला है आरबीआई यूजेस सीपीआई कंबाइंड एज द सोल इन्फ्लेशन, दिस इज मेजर फॉर द पर्पज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज द करेक्ट वन। एंड सेकेंड है सीपीआई इन्फ्लेशन है डिक्रीज स्टेडली इन लास्ट 5 years। ठीक है, दिस इज द इनकरेक्ट वन बिकॉज स्टेडली ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 5 साल में सीपीआई जो हो वो कम ही होता है, कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ। ठीक है, लेकिन अभी 2019 में ये जो है वो डिक्रीज हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली वन इज द करेक्ट, एक जो है बस करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है नीति आयोग वाज फॉर्म्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन January 1, 2015। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज नीति आयोग फॉर्म्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ये कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बना था ना कि पार्लियामेंट के, एंड जो है दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूटेड इन 1952। जो प्लानिंग कमीशन था वो 1950 में बना हुआ था। ठीक है, तो 1952 में नहीं, सेकंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड है टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब आर द क्रिएशन ऑफ द नीति आयोग। थर्ड स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ओनली 1 and 2 इज द रॉन्ग। तो यहाँ पे रॉन्ग ही पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के पावर एंड फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग द म्यूचुअल फंड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडिएटरी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, दिस इज द ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है प्रमोटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज सिक्योरिटी के इनसाइडर ट्रेडिंग को ये इनहिबिट करता है, प्रमोट नहीं करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग वन, ओनली ऑप्शन 1 and B, ओनली ऑप्शन C इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द भारत स्टेज नॉर्म्स, इट वॉज इन वेरी न्यूज सो कैन बी द पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर दिस ईयर 2020। और पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिसाइडेड टू लीव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग BS4 norms to BS6, thereby the skipping the BS5 norms and to implement the BS6 norms with effects on the 1st April 2020. This is the correct statement because initially there in India there is the BS4 norms and government of India is keeping the BS5 norms and it adopted the BS6 norms. So first statement is the correct one and it will be applicable for the 1st April 2020. Second है these norms are applicable to all the highly polluting the 4-wheelers and construction equipment vehicle and not to the 2-wheelers and 3-wheelers as they are less polluting. Second statement is the wrong because BS6 norms is applicable to the all equipment, all construction equipment and vehicle, either the 2-wheeler or 4-wheeler or 3-wheeler. So second one is the incorrect statement. Our option would be option A.
Next one is the consider the following statement related to the reciprocal trade agreement included. It is asking about the reciprocal trade agreement, asking about which one is the correct one. So there is the four option. One is the preferential agreement, second is the free trade agreement, third one is the custom union, and fourth is the common market. So all statement, the correct one is statement for the under the reciprocal trade agreement. So our option would be option D. Next question is the in Indian economy to become a dollar economy in the current year. So 3 trillion economy was the जो गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि 2019 और 2020 तक इंडिया की जो इकोनॉमी होगी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी. इट इज नॉट पॉसिबल इवन कमिंग 5 years बिकॉज ऑफ द कोविड-19. सो द ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेट ऑप्शन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट. First is the until the year 2003 the union budget was announced at the 5 p.m. on the last working day of the month of the March. Second, it was the NDA government of the Atal Bihari Vajpayee who changed the rituals by announcing the 2001 union budget at the 11 a.m. अगर हम दोनों स्टेटमेंट में देखें, अगर ये 2003 में अनाउंस किए थे तो 2001 में कैसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे. दोनों स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट है. पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि इट वाज अनाउंस इन द 1999 नॉट इन द 2003. ठीक है. एंड इट वाज लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ मार्च month, not it is the month of the February. The first statement is the wrong statement, only second statement is the correct one, or option would be option B. Next is the name of yojana that has been proposed by the union government for the fishery sector. This yojana is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, which is announced for the promoting of the fishery sector of the India. Next is the rate which the income that tax is imposed in India is called the डिग्रेसिव टैक्स रेट. क्योंकि देखो इंडिया में जो इनकम पे टैक्स लगता है उसको डिग्रेसिव रेट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली विथ इंक्रीज आवर सैलरी जितना ही इनकम इंक्रीज होगा टैक्स वैसे वैसे भी इंक्रीज होगा. लेकिन अप टू द 10 लाख पहुंचने पर जो टैक्स होगा वो प्रोपोर्शनेट में इनकम टैक्स जो इनकम होगा उसके प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होगा. और अप टू 40 लाख अगर किसी का इनकम है तो उसके बाद इस पे सेशन सरचार्ज लगेगा. तो इंडिया में जो टैक्स है इनकम पे वो है डिग्रेसिव टैक्स रेट. ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट है